इस साल फरवरी में जब अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप इंडिया के अपने 3 दिन के विजिट पे थे, उसी दौरान दिल्ली में देश की इमेज को ख़राब करने के लिए और देश के बहुसंख्यकों की ज़िंदगी को खतरे में डालने के लिए एक बहुत प्लान तरीके से दिल्ली में दंगे कराए गए थे। और उस दंगों में 52 लोगों की डेथ हुई थी, जो बहुत दुखदाई है। इस पूरे घटनाक्रम में दिल्ली की पुलिस लगातार जांच कर रही थी और दिल्ली की पुलिस ने लगातार इसमें बहुत सारे लोगों को अरेस्ट किया, चार्जशीट्स फाइल की है, FIR की है, सारी चीज़ें की। इसमें एक जम्मू कश्मीर की छात्रा हैं जो जामिया यूनिवर्सिटी में पढ़ती हैं और सफ़ूरा जरगर नाम है उनको दिल्ली की पुलिस ने अरेस्ट किया था। पहले उनको दूसरे चार्ज पे अरेस्ट किया था और उसके ऊपर उनको बेल मिल गई थी और उसके बाद उनको UAPA जो अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट है उसके अंतर्गत उनको अरेस्ट किया गया और उसमें बेल मिलना भी मुश्किल था। उसमें चार्जेस भी ज़्यादा संगीन थे, आतंकवाद से रिलेटेड चार्जेस थे और इस वजह से उनको बेल नहीं मिल पा रही थी और पिछले 74 डेज़ से वो जेल में थी। और इसके ऊपर जो हमारे आधे दुश्मन हैं देश के, जिनकी बात मैंने पिछले भी वीडियो में की थी, वो आधे दुश्मन लगातार एक प्रोपेगेंडा रच रहे थे कि किस तरह एक मतलब कि प्रेग्नेंट वुमेन को जेल में रखा है, गलत जेल में रखा है, CAA के अगेंस्ट, सरकार के अगेंस्ट बोलना, प्रोटेस्ट करना अधिकार है और ब्ला ब्ला ब्ला। इनका पूरा एक जो इनका इकोसिस्टम है वो लगातार इसके ऊपर काम कर रहा था। बहरहाल उनको बेल मिल गई है और उनको बेल दिल्ली हाई कोर्ट से मिली है। इसके पीछे रीज़न ये है कि उनकी बेल को 3 बार लोअर कोर्ट ने रिजेक्ट किया। उसके बाद हाई कोर्ट में गवर्नमेंट ने ये कहा, दिल्ली पुलिस ने ये कहा, प्रोसिक्यूशन ने ये कहा कि ऑन ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड इनको बेल दी जा सकती है और उसको बेल दिए जाने का इन लोगों ने विरोध नहीं किया, जिसकी वजह से उनको बेल मिल गई। अब इस बेल मिलने के बाद पूरी का पूरा जो इनका एक कुनबा है, जो इनकी जमात है, जो इनका पूरा इकोसिस्टम है, वो अभी भी इसको डिफेंड करने में लगा हुआ है। इन लोगों का कहना है कि इनको जबरन फंसाया गया, एक में ज़मानत मिल गई थी, दूसरे में UAPA लगाया गया जो गलत था। और लेकिन असलियत ये थी कि UAPA लगाने के बाद इनको बेल मिलना मुश्किल हो गया था। दिल्ली के लोअर कोर्ट ने, जैसा मैंने बताया, 3 बार इनके पिटीशन को खारिज किया था और वहाँ पर स्पेशली ये कहा था जज ने कि अगर आप आग से खेलेंगे तो फिर आप हवाओं को दोष नहीं दे सकते। ऐसे में पूरा का पूरा इनका जो इकोसिस्टम है वो लगातार ह्यूमैनिटेरियन बातें कर रहा था और ये कह रहा था कि वो प्रेग्नेंट है, ये गलत है और ऐसा वैसा। जबकि सेम UAPA के अंदर भोपाल की वर्तमान सांसद प्रज्ञा दीदी भी उसके अंदर ही अरेस्ट हुई थी और उनके केस में चार्जशीट 9 साल तक फाइल नहीं हुआ, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने उनको ज़मानत दी। और इस वजह से भी ज़मानत दी, उनका भी केस यही था कि उनका हेल्थ इशू था, उनको कैंसर तक हो गया था और उसमें यही गैंग बार बार उनको आतंकवादी कहता रहता है। लेकिन उन्हीं चार्जेस पे इस लड़की को ये लोग प्रोटेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि इनके लिए इनका पाप खुद से जजमेंट करेंगे ये और दूसरों के बारे में भी ये जजमेंट खुद से ही पास करते हैं। अब हम आते हैं कि साध्वी प्रज्ञा दीदी और सफ़ूरा जरगर के केस में क्या चीज़ें हैं, क्या कॉन्ट्रडिक्शन है, क्या इनके हाइपोक्रेसी है, उसके बारे में बात करेंगे। कि साध्वी दीदी पर भी UAPA लगा था, वो 9 साल तक जेल में रहीं, लेकिन उनके केस में चार्जशीट फाइल नहीं हुई। इस केस में चार्जशीट फाइल हो गई और इस वजह से इनको ज़मानत मिलने में दिक्कत हो रही थी, लेकिन फिर भी लगातार इनका इकोसिस्टम उनको निर्दोष साबित करने पे लगा हुआ था, सिर्फ अपनी बातों से। ये लोग जोसेफ गोेबल्स की फ़ौज की तरह लगातार
प्रज्ञा दीदी को तो आतंकवादी बताती रही, लेकिन सेम केसेस में सेम पुलिस द्वारा, अगर पुलिस द्वारा ये चार्जेस लगाए गए तो उसमें इसको निर्दोष बताने के लिए ये लोग अपनी पूरी एड़ी चोटी का जोर लगा रहे थे। एक बहुत बड़े अवार्ड वाले बड़े के पत्रकार महोदय हैं, उन्होंने तो ये कहा कि ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे इनको छोड़ा गया, और ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड को मानवीय आधार के बजाय उन्होंने मानवाधिकार कहा। ठीक है, तो उनका दूध भात है, वो तो बहुत कुछ कहते हैं और खुद कहते हैं कि हमारी इंग्लिश बहुत कमज़ोर है, तो लेकिन उनके हिपोक्रेसी आप देखिए कि वो उसको मानवीय आधार ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड के बजाय ह्यूमन राइट्स से जोड़ रहे हैं। उनका ये कहना है कि आतंकवादियों के ऊपर ये लगता है, ये छात्रा के ऊपर कैसे लगा। भैया, जब वो एक सन्यासी के ऊपर लग सकता है, स्वामी असीमानंद के ऊपर लग सकता है, जब कर्नल साहब के ऊपर, कर्नल पुरोहित साहब के ऊपर लग सकता है, तो इनके ऊपर लगना कौन सी बड़ी बात। और वो तो पुलिस डिसाइड करेगी ना, वो कोर्ट डिसाइड करेगी ना, आप जजमेंट कैसे दे सकते हो। इनका ये भी कहना है, ये बड़के पत्रकार महोदय खुद तो घर से रिपोर्टिंग कर रहे हैं, लेकिन बाकी लोगों को तरह तरह की, बाकी अपने रिपोर्टर्स को जगह जगह पर भेज रहे हैं कोरोना काल में, और अपना घर से बैठ के ज्ञान दे रहे हैं। इन्होंने कहा कि इनको बेल मिलना बहुत बड़ी बात है, लेकिन ये बताना वो भूल गए कि ये बेल इसलिए मिली क्योंकि गवर्नमेंट ने उसको अपोज़ नहीं करा। उन्होंने ये भी बताना भूल गए कि ये पत्रकार महोदय सेम वो व्यक्ति हैं जिन्होंने ये कहा था कि अगर प्रज्ञा दीदी को बेल मिली तो उसके खिलाफ़ गवर्नमेंट को रिव्यू और बड़े कोर्ट्स में जाना चाहिए, बड़ी बेंच पे जाना चाहिए। इन्होंने सशर्त जमानत मिलने को, सशर्त बेल मिलने को, जिसमें ये भी कहा गया है कि इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर से वो हर 15 दिनों में एक बार फ़ोन पे बात करेंगी अपने वेयर अबाउट्स के बारे में, और दिल्ली छोड़ के वो नहीं जा सकती हैं। इसके बारे में भी इन्होंने बताना उचित नहीं समझा, बस चीज़ों को, तथ्यों को टिल्ट करके बस ये दिखाने की कोशिश की कि वो सही हैं और उनका जजमेंट सही है और ये लड़की सही है और इसके ऊपर गलत चार्जेस लगाए गए हैं। दिल्ली पुलिस ने उनके ऊपर चार्जेस लगाए हैं दंगे भड़काने का, और भी बहुत सारे चार्जेस हैं जिसमें कि अनलॉफुल एक्टिविटीज़ का पुलिस के ऊपर, वो पुलिस के ऊपर अटैक करने का है। साथ में ये भी है कि उन्होंने रोड जाम किया और बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन उन सब चीज़ों के बारे में ये बात नहीं किया इन्होंने और सीधे अपने आप को डिफेंड करते हुए निकल गए। ये जो बेल मिली है, इसके ऊपर ज़मानत में जो प्रोसिक्यूशन ने ये कहा कि इसको आप एक नज़ीर नहीं बना सकते, क्योंकि हम इसका विरोध इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि ये ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे है। इसको आप नज़ीर नहीं बना सकते क्योंकि इसके पहले भी बहुत सारे केसेस में जो प्रेग्नेंट वुमेन हैं उनको जेल में रखा गया है, और बहुत सारे केसेस में डिलीवरी भी हुई है जिसको इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी काउंट किया जाता है। लेकिन ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे गवर्नमेंट ने उनको बेल मिलने को कहा, मेरिट्स के ऊपर कोई बात नहीं हुई और चूँकि विरोध नहीं किया गया इसलिए उनको बेल मिल गई। जो इंडिया के आधे दुश्मन हैं वो ये बता रहे हैं कि ये इनका कथित रोल था, ये रोल क्लियर नहीं था, लेकिन इन लोगों ने जजमेंट कर दिया था साथ दीदी के केस में कि वो जेन्युइन रोल था, और बार बार यही कहते थे कि आतंकवादी को, आतंकवाद के आरोपी को आपने ये किया और वो किया, और खुद डिफेंड कर रहे हैं तो सब सात खून माफ़ हो गए। ये आधे दुश्मनों की सारी बकवास में बार बार वही लोकतंत्र, वही संविधान, वही ब्ला ब्ला आ रहा था, लेकिन उसी लोकतंत्र, उसी संविधान से बनी पुलिस, उसी लोकतंत्र, उसी संविधान की पार्लियामेंट जब कोई कानून पास करती है, जब पुलिस उसको इम्प्लीमेंट करती है, तो ये लोग अपना विरोध के नाम पे हिंदुओं के विरुद्ध दंगा, आतंकवाद, और जिस तरह के दिल्ली में केसेस आपने देखे कि वहाँ पर घरों के ऊपर जिस तरह वो एक स्लिंग शॉट्स लगा के और जिस तरह से अटैक किया गया, प्लान्ड अटैक किया गया, उसके बारे में हम सभी जानते ही हैं। अभी फेस सेविंग बता रहे हैं, इनका एक क्लेम ये भी है कि उनको बेल मिलनी ही थी तो गवर्नमेंट ने ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड की बात की, लेकिन इनके साथ 2-3 और लोग पकड़े गए थे सेम चार्जेस पे, तो उसमें ये बेल ले लें अगर इनको लगता है कि वो फेस सेविंग थी तो। लेकिन ग्राउंड कुछ नहीं है, बोलना है, अपने आप को बताना है, ये तो अपने उस
चीन का चेयरमैन हमारा चेयरमैन है को भी डिफेंड कर गए, तो ये लोग तो कुछ भी डिफेंड कर सकते हैं। 3 बार रिजेक्ट क्यों हुआ, कोर्ट ने क्या कहा उस पर, ये उन्होंने नहीं बताया। ये लोग अभी कह रहे हैं, अभी भी कह रहे हैं कि इस्लामोफोबिया है यहाँ पर, लेकिन इस इस्लामोफोबिया में वो ये भी कह रहे हैं कि कोर्ट भी उसमें है, पुलिस भी उसमें है, सरकार भी उनके खिलाफ है, और उसी कोर्ट से ये बेल भी लेने जाते हैं। कोर्ट भी तो, आपने एक वीडियो देखा होगा जिसमें ये कहा था कि कोर्ट भी तो मोदी की है, सरकार भी मोदी की है। तो भाई जब सब कुछ आपके खिलाफ है, आप ऐसा सोच रहे हो, तो आप क्यों बेल लेने जा रहे हो उसी कोर्ट के सामने? आप ना जाओ, आप कहो कि जब तक हम ये क्वेश्चन भी उठा था टाइम्स नाउ पे, बहुत अच्छी एक डिबेट आई थी, पद्मजा जोशी ने उसको एंकर किया था, और उसमें उन्होंने पूछा कि अगर आपको लगता है कि इस्लामोफोबिक कोर्ट भी है, इस्लामोफोबिक गवर्नमेंट है, सब कुछ है, तो आप उस गवर्नमेंट के पास, उस कोर्ट के पास क्यों जाते हो? आपने देखा था कि शर्जिल जो वो हरामखोर है, उसने कहा भी था कि महात्मा गांधी भी तो बहुत बड़े फासिस्ट थे और संविधान भी हमारी बात नहीं सुन रहा है। तो क्यों जा रहे हो बेल लेने के लिए? आप कहो कि जब तक हमारा एक्विटल नहीं होता है हम नहीं जाएंगे, लेकिन उसके ऊपर भी ये संट हो गए। आपने इसमें देखा होगा कि खुद को बेगुनाह खुद से ही इन लोगों ने, आप देख रहे हैं कि इन लोगों ने खुद को खुद से ही बेगुनाह डिक्लेयर कर लिया, लेकिन साध्वी दीदी को भी इन लोगों ने खुद से ही आतंकवादी भी डिक्लेयर कर दिया था, सेम चार्जेस सेम केस में। बस ये अंतर था कि साध्वी दीदी में चार्जशीट तक फाइल नहीं हो पाई क्योंकि वो पूरा झूठा केस था। इसमें चार्जशीट फाइल हुई तब भी ये लोग अपने आप को सही बताने की कोशिश कर रहे हैं। सफूरा प्रेग्नेंट हैं, अगर ये रोना और ये एक आधार ये लोग बना रहे हैं, द लायर, टेंट, सेंट, जितने सारे हैं, ये सब लोग यही गाना रोज गा रहे थे। मैं देख रहा था कि वो प्रेग्नेंट हैं, क्या भारतीय समाज नहीं जगता, और गंभीर आवाज़ में और बहुत हिंदी में अपने जोर देकर उसमें एक, यहाँ झारखंड के भी हैं वो, क्या भारतीय समाज चुप है, क्या भारतीय समाज नारी की पीड़ा नहीं समझता। साध्वी दीदी को कैंसर हो गया था, तब इसी पुलिस ने इन्हीं कोर्ट में और इन्हीं लोगों ने उसको ये कहा कि उनको तो सिर्फ मेडिकल ग्राउंड पे मिला है, जबकि उनके अगेंस्ट चार्जशीट तक ये लोग फाइल नहीं कर पाए। और उनको कैंसर हो गया था, उसके बाद भी उस टाइम की गवर्नमेंट को चूँकि अपनी थ्योरी साबित करनी थी, इसलिए उन्होंने कहा कि हम गवर्नमेंट में ही इलाज करवाएंगे, और इलाज कुछ नहीं करवा पाए। और उनके साथ जिस तरह की ज़्यादती, जिस तरह का जुल्म हुआ था, उन्होंने फिर बताया है कि उनको दीवारों पे पटका जाता था, उनका सर पटका जाता था, उनको बहुत तरह की प्रताड़ना दी जाती थी। उसके बाद भी यही सेम लॉबी उनके खिलाफ तरह तरह की बातें, तरह तरह के आरोप, और बार बार उनको आतंकवादी कहना, बार बार उनको मेंटली टॉर्चर करना। और यही जब अपने साथ चार्जशीटेड और आरोप पत्र दाखिल किए हुए जब अपने साथ ऐसा हुआ, तो उनको जजमेंटल होके खुद ही फैसला दे रहे हैं कि हमारे खिलाफ तो साजिश हो रही है, लेकिन हिंदू आतंकवाद कहने में इनको ज़रा भी शर्म नहीं आई। ये लोग आधे दुश्मन जो हैं उसको अपने लॉ एक्टिविज़्म के ज़रिए, जो ये लोग कोर्ट में अक्सर करते रहते हैं, जिसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने कई दफ़ा बहुत गहरे और संगीन टिप्पणियां की हैं, उसको यूज़ करके इन लोगों ने साध्वी दीदी के बेल को भी रिजेक्ट करवाने की कोशिश की थी। सुप्रीम कोर्ट में गए थे, अपनी एक्टिविज़्म के ज़रिए ये कोशिश की थी, लेकिन इस केस में वो इनको निर्दोष शुरू से मान रहे हैं। तो अब सवाल यही उठता है कि अगर महात्मा गांधी फासिस्ट थे, अगर देश का संविधान फासिस्ट है, सरकार, कानून, समाज सब इनके खिलाफ हैं, तो इन लोगों को महात्मा गांधी का ये जो बार बार कहते हैं संविधान बचाने की बात कहते हैं, क्यों ना ये लोग उस बेल को एक्सेप्ट ना करें, और जब तक अक्विटल ना हो जाएं तब तक खुद को जेल में ही रहना एक्सेप्ट करें। और ये जो गैंग है पूरा, ये जो आधा दुश्मन है भारत का, ये क्यों नहीं इस तरह के बोल्ड स्टेप्स लेता है, और क्यों नहीं अपनी आवाज़ इस तरह से बुलंद करता है। ये जो आधा दुश्मन है भारत का, ये क्यों नहीं ये बताना चाहता है, ये बताने की कोशिश करता है कि जब ये सब कुछ इनके खिलाफ है, तो ये उसी सिस्टम, उसी देश, उसी संविधान, उसी कानून के साथ क्यों ये उसका फ़ायदा लेने के लिए तो आगे आ जाता है, लेकिन जब उसी के साथ दूसरे लोग अपना
एक बहुत मतलब कि सब लोगों के फ़ायदे के लिए, ऐसे लोगों के लिए जो कि सताए गए हैं भारत के पड़ोस के 3 देशों में, जो कि सेकुलर देश नहीं हैं, जो कि एक तरह से मुस्लिम देश हैं और उसमें धार्मिक रूप से प्रताड़ित हो रहे हैं, अपने धर्म अपनी आस्था के लिए प्रताड़ित हो रहे हैं। और ये लोग उसको तो संविधान के विरोध में मानते हैं, और वहाँ पर तो संवैधानिक सिस्टम को यूज़ करके सरकार ने एक लॉ लाया है तो उसके खिलाफ नाटक करते हैं, लोगों की जान तक ले लेते हैं। लेकिन जब उसी संविधान से इनको बेल मिलता है तब तो ये बड़े खुश हो जाते हैं और अपने आप को निर्दोष भी बताने लगते हैं। ये सवाल पूछा जाना चाहिए और इनको इसका जवाब देना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।